नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस एग्जाम अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का जीके और चल रहा है राजस्थान का इतिहास। आज हमारी क्लास नंबर 13 रहने वाली है दोस्तों, जिसके अंदर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहने वाला है आमेर जयपुर का कच्छावा राजवंश। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर एक जानकारी यहां से इस क्लास के अंदर आपको मिलेगी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो पैटर्न है, जो पुस्तकें चलती है, उनके अंदर दी गई है दोस्तों। तो इसलिए अंत तक सभी साथी बने रहें। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां से बहुत सारे साथियों के मैंने मैसेज देखे हैं कि सर बाकी की क्लासें कहां से अटेंड करें। तो मित्रों प्लेलिस्ट में जाइए, रीट मेंस इतिहास हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको बाकी की क्लासें मिल जाएगी दोस्तों। रही बात नोट्सों की, तो नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो मित्रों आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आमेर का कच्छावा राजवंश दोस्तों। क्योंकि रीट के अंदर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राजवंश और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए पहले नॉर्मल जानकारी, फिर एक एक शासक के बारे में यहां पर हम जानकारी लेंगे और आशा रखते हैं कि आज की क्लास है उसके अंदर संपूर्ण हमारे कच्छावा वंश है वो हम अटेंड करें। प्राचीन काल के अंदर जो क्षेत्र है आपका ढूंढाड़ क्षेत्र, ये ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र था दोस्तों। और ढूंढाड़ जहां पर कच्छावा राजवंश का शासन आता है वो प्रारंभ में वहां पर शासक थे मीणा जनजाति के। प्रारंभ में वहां पे शासक कौन थे? मीणा जनजाति का वहां पर शासन था दोस्तों। ये नॉर्मल सी जानकारी है आपके। फिर क्या होता है, बड़गुजरों के द्वारा मीणाओं पर आक्रमण किए जाते हैं और शासक कौन बन जाते हैं? मीणाओं के बाद शासक बन जाते हैं बड़गुजर दोस्तों। अब मीणा जो शासन करते थे उनको वापस शासन की आवश्यकता है, वो तो बड़गुजरों को हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए नरवर मध्य प्रदेश से तेजकरण को बुलाया। ये तेजकरण वही है दुल्ले राय जिन्होंने कच्छावा राजवंश की नींव है जो ढूंढाड़ में रखी थी दोस्तों। समझिए, तो मीणाओं ने बुलाया था नरवर मध्य प्रदेश से तेजकरण को दोस्तों। तेजकरण यानी दुल्ले राय ने दौसा के बड़गुजरों को क्या किया? पराजित करके 1137 ईस्वी में कच्छावा वंश की नींव है जो कहां पर रख दी? दौसा के अंदर रख दी दोस्तों। अभी हम आमेर नहीं पहुंचे, आमेर पहुंचेंगे अगले शासक के समय। अभी हम कहां पर है मित्रों? दौसा में बड़गुजरों को हराया है और वहां पर कच्छावा वंश की नींव है जो रखी है दुल्ले राय ने दोस्तों। आया समझ में यहां से? अब देखिए इसके बाद में दुल्ले राय ने जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को पराजित कर अपनी राजधानी बना लिया। बड़गुजरों को हराने के लिए दौसा के मीणाओं ने दुल्ले राय को बुलाया था। बाद में यह दुल्ले राय जिसने दौसा पे शासन कर लिया, जो जमुआ रामगढ़ के मीणा है जिन्होंने बुलाया, उन्हीं को हराकर जमुआ रामगढ़ पर भी इसने शासन कर लिया और राजधानी अपनी बना ली दोस्तों। तो दो चीजें आ गई, दौसा से आगे हम जमुआ रामगढ़, दो राजधानियां बन चुकी है कच्छावा राजवंश की। अब देखिए कच्छावा वंश है, इसकी नॉर्मल सी जानकारी ले लेते हैं। कुश के वंशज है, राम के पुत्र कुश के क्या है? कच्छावा शासक वंशज है दोस्तों। कच्छावा वंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा जाता है, रघुवंश तिलक दोस्तों। कुल देवी है जमवाई माता, आराध्य देवी है शीला देवी, वाक्य इनका यतो धर्म स्ततो जहे। और जो कच्छावा वंश के शासक है वो स्वयं को गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं, यानी कच्छावा वंश है वो स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानता है दोस्तों। ये नॉर्मल सी जानकारी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। जो साथी यहां से नोट्स ले रखे हैं उनके कोई दिक्कत नहीं है, और जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो साथ में आराम से जो इंपॉर्टेंट चीजें स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आराम से बाद में नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। अब एक नॉर्मल सी जानकारी, कच्छावा वंश की 4 राजधानियां होती है। पहली हमने दौसा
दुलेराय के समय, जमुआ रामगढ़ ये हमने दुलेराय के समय देख ली। अब आमेर में हम आगे चलेंगे और आमेर के बाद जयपुर भी राजधानी है कच्छावा वंश की बनेगी। ये 4 राजधानियां हैं जो किसकी रहेगी, कच्छावा और राजवंश की रहेगी दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे। तो सबसे पहले जो शासक बनता है, जो संस्थापक है, वो है तेजकर्ण या दुल्लेराय। देखिए मित्रों, 1137 से 1170 ईस्वी तक दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, देखिए मूल निवास दुलेराय का था नरवर, मध्य प्रदेश। कच्छावा वंश की स्थापना इन्होंने की थी 1137 ईस्वी में। कहां पर, दौसा के अंदर। 1137 में दौसा में इन्होंने स्थापना की और बाद में जमुआ रामगढ़ के अंदर मीणाओं को हराया और वहां पर राजधानी बना ली दोस्तों। तो ये 2 राजधानियां बनाई। तेजकर्ण या दुल्लेराय को कच्छावा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है दोस्तों। बाद में मीणाओं से युद्ध चल रहे थे और मीणाओं से लड़ते हुए जो दुल्लेराय है, ये 1170 में वीरगति को प्राप्त, मृत्यु इनकी हो जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, इनका पुत्र था कोकिलदेव। पुत्र का क्या नाम है दोस्तों, कोकिलदेव। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। कोकिलदेव इनका क्या था, पुत्र था दोस्तों। कोकिलदेव इनका पुत्र है जो अगला शासक बनेगा, जो आमेर राजधानी लेकर जाएगा। इसके अलावा दुल्लेराय ने लेकर निर्माण करवाया है जमुआई माता मंदिर का। जमुआई माता मंदिर का जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। तो ये चीजें हैं दुल्लेराय। इंपॉर्टेंट चीज, कच्छावा वंश के संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष किनको कहा जाता है, दुल्लेराय को दोस्तों। याद रखना है आपको। इनके बाद इनका पुत्र है कोकिलदेव, जो बनेगा अगला शासक। कोकिलदेव अगला शासक बनता है। ये देखिए कोकिलदेव। कोकिलदेव लगभग 1170 के आसपास ये शासक बनता है और 1207 ईस्वी में आमेर के जो मीणा थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया और अपनी राजधानी कहां कर लेकर चले गए, आमेर। तो देखिए दौसा, जमुआ रामगढ़ और अब राजधानी कहां चली गई है दोस्तों, अब राजधानी आमेर चली गई है। चौथी राजधानी जो कच्छावा राजवंश की बनेगी वो जयपुर बनेगी, जो आगे बनने वाली है। तो यहां से अगर यह पूछा जा सके आपको कि आमेर को कच्छावा राजवंश की राजधानी किसने बनाया, तो याद रखना किसने बनाया है, कोकिलदेव ने बनाया है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों। अब देखिए एक नॉर्मल सी जानकारी यहां में मैं आप सभी साथियों को देना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है। इसी वंश कोकिलदेव के आगे जो वंश में, उनमें दोस्तों नरु नाम का एक शासक होता है। नरु, नरु से 2 शेखावत शाखाएं निकलती है। एक तो निकलती है आपकी नरुका, एक तो नरुका दोस्तों, और दूसरी निकलती है शेखा। 2 शेखावत शाखाएं हैं जो निकली। अब देखिए शेखा ने जिस भाग पर जाकर अधिकार किया ना, उसको हम वर्तमान में शेखावाटी के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहां पर शेखा ने जाकर क्या किया था, शासन किया था दोस्तों। यह जानकारी इसीलिए दी है मैंने क्योंकि शेखावाटी पर भी हम बात करते हैं कच्छावा वंश की, इसलिए। अगले जो मुख्य शासक आते हैं, वैसे तो बहुत सारे शासक आएंगे, लेकिन जो मुख्य शासक आते हैं वो आते हैं राजदेव या रामदेव दोस्तों। राजदेव या रामदेव। निर्माण कदमी महल 1237 ईस्वी में आमेर के अंदर। कच्छावा शासकों का यहां पर राज तिलक होता है। कदमी महल के अंदर जो छतरी बनाई गई है उसके अंदर दोस्तों कदमी महलों का निर्माण कराया, और जिनमें एक छतरी बनी हुई है जहां पर कच्छावा शासक होते हैं ना, उनका राज तिलक किया जाता है दोस्तों। और किस जाति के द्वारा, मीणा जाति के द्वारा राज तिलक किया जाता है। ये थे राजदेव या रामदेव दोस्तों। इनके बाद दोस्तों पंचन देव शासक बनते हैं। इनके बाद पंचवन देव, पंचवन देव शासक बनते हैं, जो सबसे शक्तिशाली, अब तक जो शासक बने उनमें सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। फिर मालसी, जिलदेव, रामदेव द्वितीय, किल्हण, कुंथल, उदयकर्ण, नरसिंह, उदरण, चंद्रसेन,
ये सब सभी शासक बनते हैं। और इन्हीं का वंशज होता है चंद्रसेन। चंद्रसेन का पुत्र है वो होता है पृथ्वीराज कच्छावा दोस्तों। कौन होता है? पृथ्वीराज कच्छावा। तो यहां से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया और नहीं यह जानकारी आपकी किताबों में कहीं से भी किसी भी किताब में दी गई नहीं दी गई है। तो जो किताबों में आपकी जानकारी दी गई है तो क्वेश्चन भी आपके वहीं से आना है, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो चंद्रसेन का पुत्र आया आपके, वो आया पृथ्वीराज कच्छावा। चंद्रसेन का है पुत्र, पत्नी थी बालाबाई, बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी। ये पत्नी थी बालाबाई जो बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी। शासक थे ना बीकानेर के लूणकरण सिंह, उनकी पुत्री। 12 पुत्र थे पृथ्वीराज कच्छावा के, 12 पुत्र थे दोस्तों। और 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित किया, जिनको 12 कोटड़ी व्यवस्था कहते हैं। 12 कोटड़ी व्यवस्था पृथ्वीराज कच्छावा के समय आई थी दोस्तों। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, उसमें सांगा की ये सहायता करते हैं और सहायता करते हुए खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त करते हैं, मारे गए दोस्तों। आ गया समझ में यहां से? तो पृथ्वीराज कच्छावा की रानी है, पत्नी है बालाबाई, बीकानेर के राव लूणकरण की है पुत्री। 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित किया, जिसको हम 12 कोटड़ी व्यवस्था कहते हैं। खानवा युद्ध में जो 1527 में हुआ उसमें राणा सांगा की सहायता इन्होंने की और युद्ध में वीरगति को ये प्राप्त करते हैं दोस्तों। अब देखिए इनका पुत्र था सांगा, जिसने क्या किया था? सांगानेर बसाया था दोस्तों। पृथ्वीराज का पुत्र था भीमदेव और भीमदेव का पुत्र हमारे आता है रत्न सिंह दोस्तों। भीमदेव के बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देखने को मिलती नहीं है। तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह कच्छावा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। अय्यासी किस्म का शासक था और शेरशाह सूरी की इन्होंने क्या कर लिया? अधीनता स्वीकार। शराबी व अय्यासी शासक था ये, शराबी व अय्यास शासक था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, भाई था आस्करण ने जेर देकर रतन सिंह को मार दिया था। इसका भाई था आस्करण, आस्करण ने इनको जेर दिया और इसको क्या किया? मार दिया। अब देखिए मित्रों एक जानकारी और दे दूं आपको मैं, इसका जो शासन था ना वो कौन देखता था? क्योंकि ये तो अय्यासी में रहता था, शराब पीने में व्यस्त रहता था रतन सिंह। तो इसका जो शासन है वो देखता था, उसका नाम है दोस्तों तेजसी राय मल्होत। ये इसका संपूर्ण शासन है जो देखता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों। इसके समय ही जो सांगा है उन्होंने आमेर लेने का प्रयास किया था, लेकिन क्या रहे? असफल रहे थे वो दोस्तों। कुछ समय के पश्चात है जो बारमल यहाँ के क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। और बारमल से ही ये मानिए कच्छावा राजवंश की शुरुआत है, मुख्य रूप से बारमल से ही होगी दोस्तों। इतिहास अगर अच्छा है किताबों में जो दिया गया है बारमल से ही दिया गया है। देखिए बारमल 1547 से 1573। अन्य नाम की बात करें तो नाम था बियारीमल, पिता थे पृथ्वीराज कच्छावा दोस्तों। पृथ्वीराज कच्छावा पिता थे दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले बारमल की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है अकबर और बारमल की मुलाकातें दोस्तों। 2 बार मुलाकातें हुई। पहली बार 1556 में मुलाकात होती है अकबर और बारमल की दोस्तों, मजनू खां की सहायता से। मजनू खां ने अकबर और बारमल की क्या करवाई? दोस्ती करवाई। और यह मुलाकात कहां पर होती है? दिल्ली के अंदर होती है दोस्तों। दूसरी बात जब मुलाकात होती है तब अकबर कहां आ रहे थे? अजमेर आ रहे थे दोस्तों। दूसरी बार 1562 जब अजमेर आ रहे थे तो चंगताई खां की सहायता से, नाम है व्यक्ति का चंगताई खां, इनकी सहायता से दोस्तों सांगानेर के अंदर मुलाकात होती है दोस्तों। और जो दूसरी मुलाकात यहां पर अकबर और बारमल की हुई है, इसी के बाद मानमती या हरकूबाई या साहिबाई का विवाह जब अकबर है वो अजमेर आएंगे, अजमेर से वापस जा रहे होते हैं, तब विवाह किया जाता है। तो पहली मुलाकात 1556 में, दूसरी मुलाकात 1562 में। पहली मुलाकात में मित्रता किसने करवाई है? मजनू खान ने। दूसरी में चगताई खान ने दोस्तों। अब देखिए वापस अजमेर आ गए। अजमेर आकर अकबर वापस से दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं।
तो सांबर में जब पहुंचे तो अकबर और हरकाबाई, जिनको मानमती का नाम भी जानते हैं, मानबाई आगे आएगी दोस्तों, मानमती की बात है, इनका विवाह करवाया जाता है। जो ये हरकाबाई या मानमती है, ये क्या है, बारमल की पुत्री है दोस्तों, बारमल की पुत्री। ये विवाह कहां पर होता है, सांबर में। कहां पर, सांबर के अंदर होता है। कब, 6 फरवरी 1562 को, 6 फरवरी 1562 को यह विवाह होता है दोस्तों। इसके आगे देखिए, यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह है, राजस्थान का क्षेत्र का प्रथम मुगल राजपूत विवाह है दोस्तों। और अकबर ने नाम दिया, जो हरकाबाई थी, मानमती थी, उसको नाम दिया मरियम उजमानी। क्या नाम दिया, मरियम उजमानी दोस्तों। अब देखिए, मरियम उजमानी से और अकबर से जो संतान होती है, वो पुत्र होता है सलीम यानी जहांगीर। कौन है, जहांगीर यानी सलीम दोस्तों। प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार व वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो कौन था, आपका बारमल था दोस्तों। कौन था, बारमल। प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, वो आपका बारमल है, आमेर का शासक है दोस्तों। जयपुर मत बोल देना, जयपुर अभी बसा ही नहीं है, अभी आमेर ही है दोस्तों। तो यह था अकबर और हरकाबाई का विवाह दोस्तों। अब देखिए, यहां से एक जानकारी और आपके लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी। राज्य की पहली रियासत जो मुगलों की अधीनता और वैवाहिक संबंध स्थापित करती है, वो है आमेर। राज्य का पहला वंश कच्छावा वंश, राज्य का पहला शासक बारमल। 3 क्वेश्चन समझ गए यहां से। अकबर ने बारमल को 5000 का मनसब दिया, अमीर उल उमराव व राजा की उपाधि भी दी। किसने दी, अकबर ने दी दोस्तों। ये चीजें समझ गए। बारमल प्रथम मनसबदार है, बारमल राजस्थान का प्रथम मनसबदार है दोस्तों। सांबर में ही बारमल का जो पुत्र है भगवान दास, वह पौत्र है मान सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। समझे आप। और यह अधीनता 20 जनवरी 1562 को की गई दोस्तों। यह भी आपके लिए क्या रह सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यह था बारमल का शासन। अब यहां पर हमने देखा है कि बारमल का पुत्र है भगवान दास, यह अधीनता स्वीकार करता है और राज दरबार, जो मुगल दरबार है, वहां पर चला जाता है। और इसके साथ मान सिंह भी मुगल दरबार चला जाता है दोस्तों। जब 1573 का समय आता है और 1573 में बारमल की मृत्यु हो जाती है, तब अगले शासक बनते हैं भगवंत दास, भगवान दास। 1573 से 1589 तक बारमल का पुत्र है और भगवंत दास की पुत्री का नाम था मानबाई। अब देखिए, मानमती नाम तो था ना बारमल, यानी कि जो बारमल है इसकी पुत्री भगवंत दास की बहन का, और मानबाई है भगवंत दास की बेटी का नाम दोस्तों। तो पुत्री थी मानबाई, वह उसका जहांगीर के साथ क्या कर दिया, विवाह कर दिया। अपने बुआ का ही लड़का था जहांगीर, उसके साथ क्या कर दिया, विवाह कर दिया। कब, 1585 में। कहां पर, लाहौर में। और इनसे पुत्र होता है, वो होता है खुसरो। कौन होता है, खुसरो पुत्र उत्पन्न होता है दोस्तों। आगे देखिए, मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर स्वयं ने आत्महत्या कर ली। प्रथम पुत्र हंता माता है ये क्या है, प्रथम पुत्र हंता माता दोस्तों। समझ गए यहां से। भगवंत दास को 5000 का मनसब अकबर के द्वारा दिया गया था। भगवंत दास को 5000 का जो मनसब है, वो किसके द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा दिया गया था। प्रताप और अकबर के मध्य विवाद चल रहा था, तो तीसरे शिष्टमंडल के रूप में प्रताप को समझाने भेजा गया था भगवान दास को। जम्मा भाटो, जम्मा भट्टो। जम्मा भट्टो का मतलब क्या है, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। ये 4 शिष्टमंडल गए थे ना प्रताप को समझाने के लिए, अकबर के द्वारा भेजे गए थे। जलाल खां 1572 में और बाकी 1573 में ये गए थे। तो तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भगवंत दास उसको समझाने जाता है दोस्तों। समझ गए आप यहां से। लेकिन प्रताप समझता नहीं है। अब देखिए आगे दोस्तों, चित्तौड़ के तीसरे साके यानी 1568 में अकबर के साथ है जो भगवंत दास गया था, और मृत्यु लाहौर में 1589 के अंदर भगवंत दास की हो
जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, एक जानकारी और बता दूं, 1583 से लेकर 1598 की जो बीच की ये राजनीति रहती है, इसके अंदर जो भगवंत दास है वो पंजाब का सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार, समझे आप। अब यहां पे देखिए 89 में मृत्यु हो गई, तो 1583 से 1598 में आगे मान सिंह है उसको भी यहां का सूबेदार बना देंगे। अब आगे चलिए मित्रों, आगे है मिर्जा राजा मान सिंह या मान सिंह प्रथम, 1589 से 1614 तक। जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ। पिता थे भगवंत दास। 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में आ गए। 1562 में 20 जनवरी 1562 को अकबर की सेवा में यह आ गए थे। अब देखिए मित्रों, यहां से देखिए 1550 में जन्म, 1562 में सांबर से ही सीधे कहां आ गए थे, मुगल दरबार ये आ गए थे, तो 12 वर्ष की उम्र में आए। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा किए मानसिंह प्रथम ने, सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाले शासक है ये। अकबर के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा की, मिर्जा राजा मान सिंह बोलते ना, या फरजंद की दोस्तों, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर के नवरत्नों में भी यह शामिल है, और 7000 का मनसब अकबर के द्वारा मिर्जा राजा मान सिंह को दिया गया था, 7000 का मनसब दोस्तों। अब नवरत्न थे अकबर के, अब नवरत्नों में कौन कौन है ये देखिए। अकबर के नवरत्न बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान ए खाना, तानसेन, मान सिंह प्रथम, मुल्ला दो प्याजा और हाकिम हुकाम, यह नवरत्न है अकबर के। तो यहां से भी क्वेश्चन तो बन सकता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपके यहां से, याद रखना, सीधा पूछा जा सकता है इनमें से अकबर का नवरत्न, जो अकबर के नवरत्न है उनमें शामिल नहीं था दोस्तों, समझे। अब चलिए मान सिंह के अभियानों की ओर, क्योंकि ये तो 12 वर्ष की उम्र में ही अकबर के पास थे, तो अभियान तो इन्होंने बहुत किए। मान सिंह का प्रथम अभियान, मान सिंह प्रथम के अभियानों में प्रथम अभियान है रणथंबोर अभियान का, 1569 में 19 वर्ष की उम्र में गए थे। रणथंबोर के शासक थे सुरजनहाड़ा, जिन्होंने अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। अगला अभियान होता है 1573 ईस्वी के अंदर, कब, 1573 ईस्वी के अंदर दोस्तों। महाराणा प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए थे। भगवंत दास इनके पिता तीसरे शिष्टमंडल में जाएंगे इसके 2 महीने बाद, लेकिन ये गए थे दूसरे शिष्टमंडल के रूप में दोस्तों, समझे। इसके बाद जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो 1576 में होता है हल्दीघाटी संघर्ष, और हल्दीघाटी युद्ध का प्रधान सेनापति कौन था, मान सिंह प्रथम ही था दोस्तों। कौन था, मान सिंह प्रथम। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। एक हमें उपाधि दी थी अकबर ने फरजंद की, इसका अर्थ क्या होता है बताइए कमेंट करके, इसका अर्थ क्या होता है। तो तीसरा 1576 में इनका हल्दीघाटी है। इसके बाद काबुल अभियान पर इनको भेजा जाता है 1580 के अंदर, जहां पर काबुल में रोशनाइयों यूसुफजाइयों का इन्होंने दमन किया। मान सिंह प्रथम ने लाहौर से पोट्री व मीनाकारी लेकर आए। मान सिंह प्रथम है जो पोट्री व मीनाकारी है वो लाहौर से 1580 में लेकर आए थे, और काबुल का सूबेदार इनको बनाया गया था 1585 में, समझे आप, मान सिंह प्रथम को दोस्तों। फरजंद का अर्थ होता है बेटा, क्या अर्थ होता है, बेटा होता है दोस्तों, जो अकबर ने दी थी इनको उपाधि। आगे चलिए मित्रों, इसके बाद 1587 के अंदर, इसके बाद 1587 के अंदर क्या किया जाता है, इनको बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। 1592 में इनको उड़ीसा जीतने के लिए भेजा जाता है, जहां पर 1592 के अंदर ये उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाते हैं। पहली बार उड़ीसा मुगल साम्राज्य का अंग बनी मान सिंह के समय दोस्तों। इसके बाद 1594 में इनको दी जाती है बंगाल की सूबेदारी, कब, 1594 के अंदर। मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की इस समय क्या हो जाती है, मृत्यु। मान सिंह बंगाल में रहते हैं और पुत्र की मृत्यु हो जाती है आमेर के अंदर, और इनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का आमेर के अंदर निर्माण करवाया जाता है। जगत, पुत्र का नाम जगत था ना, जगत सिंह था, तो जगत शिरोमणि ने निर्माण किसने करवाया, कनकावती ने, जो जगत सिंह की तो मां है और मान सिंह की पत्नी है दोस्तों।
कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण आमेर के अंदर करवाया दोस्तों। अब देखिए बंगाल पर है, बंगाल के सूबेदार है अभिमान सिंह, तो वहां से ये शिला देवी की मूर्ति लेकर आते हैं और उस मूर्ति का मंदिर है वो बनता है आमेर के अंदर। शिला देवी का मंदिर आमेर में है। कच्छावा वंश की क्या है, ये आराध्य देवी है दोस्तों। तो ये अकबर के साथ चल रहा है। आगे जैसे 1605 आता है उस समय अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। पुत्र है जहांगीर जो अगला शासक बनेगा। जहांगीर ने मानसिंह प्रथम को कहां भेज दिया, दक्षिण भारत में भेज दिया, दक्षिण भारत के अंदर भेज दिया दोस्तों। और मानसिंह की दक्षिण के अंदर ही मृत्यु हो जाती है 1614 में इलिचपुर के अंदर। कहां पर, इलिचपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तारीख भी बता दूं क्या, कौन सी तारीख थी, 6 जुलाई की, 6 जुलाई 1614 को इलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती है। और इनकी छतरी है हाड़ीपुर आमेर के अंदर। हाड़ीपुर आमेर के अंदर मानसिंह की छतरी बनी हुई है दोस्तों। तो ये थे मानसिंह। इतने शॉर्ट में इतने अच्छे नोट्स शायद ही आपको कहीं मिले, समझे मित्रों आप। टॉप के नोट्स है आपके लिए ये। हर प्रकार से कैसा भी एग्जाम हो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेंगे ये। मानसिंह के बाद जो अगले शासक बनकर आते हैं 1614 के अंदर, वो आते हैं भाव सिंह, जो 1614 से 1621 तक रहते हैं शासक। मानसिंह प्रथम का क्या है, पुत्र, लेकिन कोई खास काम इन्होंने नहीं किया। तो अगले शासक बन जाते हैं मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 तक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये शासक कब बने, 1621 में, और 1610 में इनका जन्म होता है, समझे आप। उपाधि मिर्जा राजा की दी थी शाहजहां ने इनको। बाल्यकाल दौसा किले के अंदर, इनका बचपन दौसा किले में बीता। माता थी दमयंती देवी। कौन थी, दमयंती देवी। इनका जो शासन काल है मित्रों वो है 46 वर्षों तक। और 1621 में देखिए शासक बने हैं, तो 11 वर्ष की आयु में क्या बन गए हैं, शासक बन गए हैं। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक है। सबसे लंबे समय तक शासन इन्होंने किया है 46 वर्ष तक दोस्तों। इनके समकालीन देखिए जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है, ये इसके समकालीन थे। निर्माण इन्होंने जयगढ़ किले का जयपुर के अंदर करवाया। जयगढ़ किला जयपुर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था दोस्तों। ये नॉर्मल जानकारी आपके सामने है। इसके अलावा जयगढ़ का किला बनाया। औरंगाबाद के अंदर एक जयसिंहपुरा भी इन्होंने ही बसाया था, याद रख लेना। औरंगाबाद के अंदर, वापस में लिख दूं, औरंगाबाद है, वहां पर जयसिंहपुरा बसाया था औरंगाबाद के अंदर। इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं इनके अभियान। पहला अभियान आता है अहमदनगर अभियान 1623 में। जहांगीर के समय मलिक अंबर के विरुद्ध इनको भेजा गया था। मलिक अंबर के विरुद्ध 1623 में इनको भेजा गया था दोस्तों। वहां पर इन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया था दोस्तों। उसके बाद कंधार अभियान पर 1637-38 में शाहजहां के समय भेजा गया था। उससे पहले ही इनको उपाधि मिर्जा राजा की दे दी जाती है। अब देखिए कंधार अभियान पर जाते हैं तो वहां पर जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि मिलती है। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। फिर पुरंदर की संधि इनके द्वारा की जाती है जून 1665 के अंदर। जून 1665 में पुरंदर की संधि में ये भाग लेते हैं दोस्तों। किनके मध्य, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। क्योंकि मराठा आ गए थे, मराठा आमेर राज्य को लूट रहे थे, तो उससे बचने के लिए। और शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दिए थे। अब यह संधि का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो देखिए क्या था कि शिवाजी है और शिवाजी की सेना है वो जयपुर पर अटैक करने के लिए आ रही थी, और उधर मुगल चाहते थे कि हम मराठों को दबा लें। तो बीच का रास्ता निभाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। दोनों की जगह फायदा उठाया और इन्होंने क्या किया, मुगलों के और शिवाजी के मध्य संधि करवा दी। जिसके तहत शिवाजी ने क्या किया, अपने 35 में से 23 परगने हैं वो किनको दे दिए, मुगलों को दे दिए दोस्तों। समझ गए यहां से, ये इनकी मुख्य अभियान है। अब देखिए मित्रों,
इनके दरबारी कवियों के अंदर देखिए बिहारी था, जिसने बिहारी सतसई की रचना की 713 दोहे, और प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की असरपी उसको दी जाती थी जयसिंह के द्वारा। कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना की। रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। जगन्नाथ ने गंगा लहरी व रस गंगाधर की रचना की। दोस्तों, जयसिंह की मृत्यु होती है 2 जुलाई 1667 को बुरहानपुर के अंदर। 2 जुलाई 1667 को इनकी मृत्यु बुरहानपुर में हो जाती है। दोस्तों, समझ गए यहाँ पे। और जो जो इन्होंने बनाया वो आपको याद है ना, आमेर के मेल, आमेर में महल याद है आपको, जयगढ़ किला, जयगढ़ के किले का निर्माण इन्होंने ही कराया, और इसके बाद औरंगाबाद में जयसिंहपुरा, समझ गए आप, इनका निर्माण। अगले शासक बनकर आते हैं राम सिंह। दोस्तों, राम सिंह रहते हैं 1667 से 1689 तक शासक। दोस्तों, देखिए इनके बारे में अगर हम देखते हैं दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र था। दरबारी कवि थे कुलपति मिश्र, जिन्होंने रस रहस्य का रचना की। शंकर भट्ट ने वेद्य विनोद संहिता की रचना की। दलपति राम ने चगता पादशाही की रचना की। दोस्तों, और कोई खास इनका इंपॉर्टेंट योगदान नहीं रहा। तो इनके बाद अगले आ जाते बिशन सिंह, 1689 से 1700, जिनका अन्य नाम बिशन सिंह या विष्णु सिंह के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, और इनके बाद जो मुख्य शासक बनकर आते हैं वो आते हैं हमारे सवाई जयसिंह। दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह देख रहे थे, या जयसिंह प्रथम हमने देख लिया। अब आगे सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 1700 से लेकर 1743 को। दोस्तों, समझे आप, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह आपके रहेगी। दोस्तों, 1688 में इनका जन्म होता है। 1688 के अंदर जयसिंह का जन्म होता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों, अब देखिए यह जन्म है, यहां पे नहीं बताया तो मैंने यहां पे लिख दिया आपके सामने। वास्तविक नाम था विजय सिंह, पिता थे बिशन सिंह, माता थी इंद्र कुंवरी। इनको उपाधियां सवाई की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब या आधुनिक चाणक्य भी इनको कहा जाता था। तो देखिए, जन्म 1688 में, वास्तविक नाम विजय सिंह, पिता बिशन सिंह, माता इंद्र कुंवरी, उपाधि सवाई की औरंगजेब ने दी, और आधुनिक चाणक्य भी इनको कहा जाता है। इनका जो शासनकाल रहा है वो 43 वर्षों का रहा है। जयसिंह प्रथम का शासनकाल 46 वर्षों का रहा था ना, इनका रहा है 43 वर्षों का। सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले शासक है ये। सर्वाधिक मुगल बादशाहों की, 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी जयसिंह द्वितीय ने, सवाई जयसिंह ने। दोस्तों, एक से एक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मित्रों, 7 मुगल शासक कौन कौन से थे। 7 मुगल बादशाह के समकालीन: औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह परक्यूसियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। इन 7 की सेवा किसने की है? जयसिंह द्वितीय ने, सवाई जयसिंह ने। दोस्तों, अब देखिए आगे, उपाधि श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज की मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा यह उपाधि है जो जयसिंह द्वितीय को, सवाई जयसिंह को दी गई थी। दोस्तों, इसके अलावा मित्रों 1698 के अंदर जब ये 10 वर्ष के थे ना मित्रों, 10 वर्ष के थे ना, तब दक्षिण के अंदर ये अभियान के तहत चले भी गए थे शासक बनकर। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, मुगलों में उस समय चलता है, देखिए इतने शासक है, मतलब मुगलों में उत्तराधिकारी संघर्ष तो जरूर हुआ है, और उस समय शासक है ये। तो देखिए, मुगलों में उत्तराधिकारी संघर्ष औरंगजेब की मृत्यु के बाद होता है, जहां पर जाजुआ का युद्ध होता है उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? 2 जून 1707 में। किनके मध्य? मुअज्जब व आजम के मध्य। मुअज्जब जो बहादुर शाह के नाम से शासक बनते हैं, मुअज्जब और आजम के मध्य। यहां पर जो जयसिंह है ना, सवाई जयसिंह क्या करते हैं, साथ तो आजम का देते हैं, लेकिन जीत कौन गया? मुअज्जम जीत गया। दोस्तों, विजय कौन हो गया? मुअज्जम। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। मुअज्जम है जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है, और आमेर का नाम बदलकर क्या कर देता है? मोमिनाबाद, ये अपना नाम आमेर का नाम कर देता है। दोस्तों, समझे आप? यहां पे मोमिनाबाद या इस्लामाबाद दोनों याद रखने आपको, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, समझे आप? इसके बाद होता है देबारी समझौता। ये क्यों हुआ देबारी समझौता? देखिए दोस्तों, देबारी समझौता 1708 में, कहां पर? उदयपुर में। आमेर शासक सवाई जयसिंह, मारवाड़ शासक अजीत सिंह और मेवाड़ का शासक अमर सिंह द्वितीय
था दोस्तों। ये 3 शासकों के मध्य हुआ देबारी समझौता। देबारी समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवरी, उसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया, सवाई जयसिंह के साथ किया गया दोस्तों। अब देखिए पुत्र जो होगा, शर्त यही थी कि चंद्र कुंवरी से उत्पन्न संतान ही आगे जयपुर के शासक बनेगी, और पुत्र होता है माधो सिंह प्रथम, जो जयपुर में गृह युद्ध का मुख्य कारण बनता है। जयपुर में अभी तक कोई गृह युद्ध नहीं हुआ था, यानी कि भाई भाई नहीं लड़े थे, लेकिन यहां पर जो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय है ना, इन्होंने राह डाल दी, अपनी पुत्री की शादी करी किससे, जय सिंह द्वितीय से, और उसका संतान ही आगे शासक बनेगी इसके साथ दोस्तों। और यही है देबारी समझौता दोस्तों, समझ गए यहां से। इसके बाद आगे हम अध्ययन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जयपुर नगर की स्थापना। यह देखिए अब जयपुर आएगी राजधानी, समझे आप यहां पे कब, 18 नवंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को इन्होंने जयपुर नगर की क्या कर दी, स्थापना कर दी दोस्तों। निर्माता या संस्थापक है सवाई जयसिंह, वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से एक लाइन भी मिस मत कर देना, याद कर लो इसको। नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने, नींव किसने रखी थी, पंडित जगन्नाथ ने। आधुनिक निर्माता है, ये हमारे अंत में आएंगे आजादी के समय, मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया यहां पे। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नगर है ये, जयपुर नगर है सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर मिले है ना, उन जैसा ही नगर है। उल्लेख मिलता है बुद्धि विलास ग्रंथ के अंदर, और बिशप एबर ने कहा था कि जयपुर नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। मास्को का जो क्रेमलिन नगर है उसके समान जयपुर नगर का परकोटा है दोस्तों। तो ये जयपुर नगर की स्थापना 1727 में, और राजधानी कहां आ गई है, जयपुर आ गई है दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा मंदसौर का युद्ध होता है 1733 ईस्वी में सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य, जिसमें विजय कौन प्राप्त करते हैं, मराठे। अब देखिए सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य युद्ध तो हुआ और विजय कौन हो गए, मराठे। मतलब मराठे है जो जयपुर पे आ गए, अटैक करने लग गए, लूटपाट करने लग गए। तो इसी के लिए हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया जाता है भीलवाड़ा में, हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा में। कारण क्या है, सबसे पहले कारण देख लीजिए, मराठों के खिलाफ देसी जो राजपूत शासक थे उनको एकत्रित किया गया कि हम सभी मिलकर मराठों को राजस्थान यानी जो ये शासन हमारा क्षेत्र है इसे भगा दे दोस्तों। कब, 17 जुलाई 1734 को। आयोजन किसने किया, सवाई जयसिंह ने। रूपरेखा संग्राम सिंह द्वितीय ने, रूपरेखा किसने बनाई थी, संग्राम सिंह द्वितीय ने। अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, यानी कि पहले जो मुख्य जो विचार आया था ये महाराणा जगत सिंह का ही था, लेकिन बाद में इसकी जो आयोजन है वो सवाई जयसिंह करवाते हैं दोस्तों। भाग लेने आए थे बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अब्बे सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, कोटा के दुर्जन साल, नागौर के बख्श सिंह, करौली के गोपाल पाल। लेकिन निजी कारणों से हुड्डा सम्मेलन है वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है दोस्तों। यह था हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन के बाद सवाई जयसिंह के द्वारा कुछ निर्मित वेधशालाएं हैं वो देख लेते। 5 वेधशालाएं हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और बनारस। अब देखिए मित्रों, इनमें जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो कौन सी है, क्वेश्चन तो यही बनेगा ना आपके लिए। तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी जयपुर की है दोस्तों, सबसे बड़ी है। नाम क्या है इसका ये भी बताना, सबसे बड़ी जंतर मंतर के नाम से जानते हैं इसको, जंतर मंतर के नाम से। इसके अलावा 1740 में सवाई जयसिंह कराते हैं अश्वमेव यज्ञ। अंतिम हिंदू शासक है जिसने सवाई जयसिंह है जिन्होंने अश्वमेव यज्ञ करवाया, और इसका पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर इसका क्या था, पुरोहित था दोस्तों, पुंडरीक रत्नाकर। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, आ गया समझ में दोस्तों। इसके बाद ये निर्माण कराते हैं जेबाण तोप का, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए। जेबाण तोप निर्माण सवाई जयसिंह ने, कहां पर, जयगढ़ किले के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसको एक बार यूज में लिया गया था, एक बार इसको प्रयोग किया गया, इससे जो गोला चलाया गया वो चाकसू के पास जाकर गिरा
और जहां पर गिरा वहां पर गोलेलाव तालाब का निर्माण किया गया। किसका? गोलेलाव तालाब का निर्माण। जयपुर के जयगढ़ से गोला चलाया गया और चाकसू जाकर गिरा था दोस्तों। और गोलेलाव तालाब जहां पर गिरा वहां पे जो गड्ढा हुआ वहां से गोलेलाव तालाब का निर्माण करवा दिया गया दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे यह चीज है दोस्तों। इसके अलावा सिसोदिया रानी के महलों का इन्होंने निर्माण करवाया। निर्माण सिसोदिया रानी का महल सवाई जयसिंह ने कहा? जयपुर में चंद्र कंवरी के लिए इनका निर्माण करवाया था दोस्तों। चंद्र कंवरी कौन थी? चंद्र कंवरी, चंद्र कुंवरी मेवाड़ की राजकुमारी थी दोस्तों, मेवाड़ की राजकुमारी थी। जरी का काम सवाई जयसिंह जरी का काम सूरत से जयपुर लेकर आए थे। जरी का काम सूरत से जयपुर सवाई जयसिंह लेकर आए थे दोस्तों। इसके अलावा सवाई जयसिंह रचना जिज मोहम्मद शाही की। रचना किसकी की है? जिज मोहम्मद शाही की दोस्तों, 1725 में। जिज मोहम्मद शाही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये, यानी कि 1725 के अंदर नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई इन्होंने और उसका ही नाम है जिज मोहम्मद शाही दोस्तों। समझ गए आप? जयसिंह कारिका ग्रंथ की भी इन्होंने क्या की? रचना की। यह भी है क्या? ज्योतिष ग्रंथ है। ये दोनों ही ज्योतिष ग्रंथ है आपके। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि। दरबारी कवि पुंडरीक रत्नाकर था जिसने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की। जनार्दन भट्ट था जिसने श्रृंगार शतक की रचना की। 1734 में नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ का भी इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया। जलमेल का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। जलमेल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। और मृत्यु हो जाती है 1743 के अंदर दोस्तों। कब होती है? 1743 में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। ये थे जयसिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय दोस्तों। जयसिंह के बाद अगले शासक बनकर आते हैं 1743 के अंदर सवाई ईश्वरी सिंह दोस्तों। देखिए सवाई ईश्वरी सिंह। अब देखिए जयसिंह के यहां पर अंतरकलह हो गई है, भाई भाई लड़ेंगे यहां पे। ईश्वरी सिंह शासक बन गया है, लेकिन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मैंने बताया था चंद्र कुंवरी जो मेवाड़ की राजकुमारी थी इस शर्त पर विवाह किया गया था, ऐसी इसका जो पुत्र होगा वही अगला आमेर का जयपुर का शासक बनेगा, जयपुर का शासक बनेगा। लेकिन यहां पर तो ईश्वरी सिंह बन गया है, माधो सिंह था ना उसका पुत्र, वो तो नहीं बना है। तो देखिए 1743 1750 कम समय, इसको मतलब इसको हटा दिया जाएगा। पिता थे सवाई जयसिंह, माता थी सूरज कुंवरी। चंद्र कुंवरी नहीं है, सूरज कुंवरी है ये। देबारी समझौते के तहत माधो सिंह प्रथम शासक बनना था, समझे आप। लेकिन बना कौन? ईश्वरी सिंह। और इसी को लेकर क्या हो जाता है? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के मध्य गृह युद्ध हो जाते हैं। राजमहल का युद्ध होता है 1747 के अंदर। राजमहल कहां पर है? देवली टोंक के अंदर। सवाई ईश्वरी सिंह हरगोविंद नाटाणी जो सेनापति था, और उधर माधो सिंह मेवाड़ के शासक, मेवाड़ की सेना और मराठे थे माधो सिंह के समर्थन में। लेकिन फिर भी जीत कौन गया? ईश्वरी सिंह जीत गया। और इस जीत के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट का निर्माण करवाया। ईसर लाट, ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह, तो नाम से पता चल जाएगा आपको। ईसर लाट ईश्वरी सिंह ने इसका राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में निर्माण करवाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन भी रह सकता है। आती है अगली साल 1747 में तो ईश्वरी सिंह जीत गया है, लेकिन अगले साल बगरू का युद्ध हो जाता है। कब हुआ दोस्तों? 1748 के अंदर बगरू का युद्ध दोस्तों। ईश्वरी सिंह मध्य हुआ है सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के। माधो सिंह के साथ कौन है? मल्हार राव होलकर है, इसके अलावा मराठे हैं। लेकिन यहां पर सवाई ईश्वरी सिंह अकेला था, इस वजह से यह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। माधो सिंह प्रथम को 5 परगने और मराठों को युद्ध का हर्जाना देना क्या किया गया? इसके बाद तय किया गया। लेकिन समय ऐसा आता है कि ये मराठों को, देखिए इसरलाट या सरगासुल्ली से कूदकर आत्महत्या 1750 में करता। कारण क्या बनता है कि मल्हार राव को तय धनराशि नहीं दे पाया, इस वजह से मराठों का आक्रमण फिर शुरू हो गया, जिससे तंग होकर इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली दोस्तों। इसरलाट या सरगासुल्ली से कूदकर दोस्तों, समझ गए यहां पे? तो इसकी आत्महत्या हो गई। अब तो माधो सिंह ही बनेंगे ना, तो यह बन गए सवाई माधो सिंह प्रथम। 1750 में शासक, 1768 तक ये शासक रहेंगे।
बनते ही सबसे पहले इन्होंने जो काम करवाया दोस्तों, वो काम करवाया मराठों का कत्लेआम। दूसरी बात, पिता कौन थे इनके, बताइए पिता कौन थे? जय सिंह द्वितीय थे। माता कौन थी? चंद्र कुंवरी। कौन थी? चंद्र कुंवरी, मेवाड़ की राजकुमारी थी ये, समझे। शासक बने और मराठों को क्या, देखिए मराठों की सहायता से इन्होंने क्या क्या राजगद्दी प्राप्त की है। मराठों की धन की मांग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो 1751 की बात है ये। 1750 में शासक बने और 1751 में इन्होंने मराठों का क्या करवा दिया? कत्ले आम करवा दिया दोस्तों। इसके बाद कांकोड़ का युद्ध होता है 1759 में। कहाँ है? टोंक में। मध्य माधो सिंह प्रथम व मल्हार राव होलकर, जिसमें विजय कौन हो जाते हैं? माधो सिंह प्रथम विजय हो जाते हैं। 1759 में कांकोड़ का युद्ध तो माधो सिंह जीत गए, समझे आप, लेकिन समय निकला 2 साल और आ गया बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। कहाँ है बंटवाड़ा? कोटा में। किनके मध्य? सवाई माधो सिंह प्रथम व शत्रुसाल जो हाड़ा है कोटा के शासक। पराजित माधो सिंह वे सेनापति शत्रुसाल हाड़ा का था जाला जालिम सिंह। जाला जालिम सिंह जिसने युद्ध को जीत लिया दोस्तों। इसके बाद जो माधो सिंह है उन्होंने 1763 के अंदर सवाई माधोपुर की स्थापना की। सवाई माधोपुर बसाया या स्थापना की 1763 के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी महलों का निर्माण कराया जयपुर के अंदर। शीतला माता का मंदिर इन्होंने बनवाया। शील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का जो मंदिर है उसका निर्माण माधो सिंह प्रथम ने ही करवाया था दोस्तों। ये थे माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम के बाद 1768 के अंदर 78 के अंदर शासक बनते हैं, वो बनते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह दोस्तों। तुंगा का युद्ध होता है दौसा के अंदर। तुंगा का युद्ध होता है दौसा के अंदर 1787 में। जैसे ये शासक बनते हैं सवाई प्रताप सिंह, तो बात क्या है दोस्तों, इनके मध्य जो तुंगा का युद्ध होता है वो कारण क्या है? क्योंकि जैसे ये शासन काल में बैठते हैं तो महाजी जो सिंधिया है वो जयपुर के अंदर क्या करते हैं? बहुत खतरनाक रूप से लूटमार मचाते हैं, और इसी की वजह से लालसोट के पास तुंगा है, वहां पर होता है तुंगा का युद्ध। महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह व विजय सिंह दोनों थे इसमें साथ। इनके मध्य ये युद्ध होता है दोस्तों, जिसमें महादजी सिंधिया हार जाते हैं, ये दोनों जीत जाते हैं। यहां पर महादजी सिंधिया ने कहा था यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को क्या कर दूंगा? मिट्टी में मिला दूंगा। अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा दोस्तों, समझे आप। इसके बाद ये 1787 में हुआ। 1790 का समय आता है और कौन सा युद्ध हो जाता है? पाटन का युद्ध दोस्तों। पाटन है सीकर में। कहां? 1790 में। देखिए किनके मध्य? प्रताप सिंह और मराठे प्लस डीबोइन, यह था फ्रांसीसी सेनापति इनके मध्य, जिसमें प्रताप सिंह हार जाता है दोस्तों, जिसमें प्रताप सिंह हार जाता है, समझे। इसके बाद क्या करते हैं कि प्रताप सिंह और मराठे जो आपस में अच्छे संबंध बना लेते हैं, मीटिंगें होती हैं, संधियां होती हैं और अच्छे संबंध इनके बन जाते हैं। लेकिन वापस समय बीतते टाइम लगता नहीं है। और मित्रों 1800 ईस्वी के अंदर मालपुरा का युद्ध हो जाता है, टोंक मालपुरा का, प्रताप सिंह और मराठों के मध्य। प्रताप सिंह और मराठों के मध्य, जिसमें पराजित प्रताप सिंह होता है और मराठों का सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं वो प्रताप सिंह के समय ही हुए हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये तो युद्ध हो गए। अब बात कर लेते हैं प्रताप सिंह की कि प्रताप सिंह ने निर्माण किस क्या करवाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीज है हवा महल, उसका निर्माण। कहां? जयपुर में। निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर दोस्तों। वास्तुकार था लालचंद उस्ता। आकार श्री कृष्ण के मुकुट के सम्मान है। यह समर्पित किसको है? हवा महल समर्पित है विष्णु को। खिड़कियां कितनी है इसके अंदर? इसमें खिड़कियां कितनी है मित्रों? जो जानकारी है वो एक से बढ़कर एक दे रहा हूं। 953 खिड़कियां हैं इसमें। 953 खिड़कियां हैं इसमें। क्वेश्चन आ सकता है, भगवान विष्णु को समर्पित है, 953 इसमें खिड़कियां हैं और लालचंद उस्ता इसका क्या है? वास्तुकार है दोस्तों। आकार है श्री कृष्ण के मुकुट के समान। अब देखिए यह कितनी मंजिल का है? 5 मंजिल का है। सबसे पहले वाली मंजिल सरदिया प्रताप, दूसरी रत्न,
तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश और पांचवी हवा, ये इनके नाम है दोस्तों। समझ गए आप यहां से। अब देखिए प्रताप सिंह के बारे में कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं हम। प्रताप सिंह दोस्तों, प्रताप सिंह की जब हम बात करते हैं मित्रों, उपनाम है बृज निधि इनका। उपनाम क्या है? बृज निधि के नाम से इन्होंने बहुत सारी कविताएं हैं वो लिखी थी। विद्वानों व संगीतज्ञों का क्या था? ये आश्रयदाता था। आश्रयदाता विद्वानों संगीतज्ञों का था। संगीत गुरु थे इनके चांद खां। प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद खां, जिनको चांद खां को उपाधि दी गई थी बुद्ध प्रकाश की। प्रताप सिंह ने यह उपाधि दी थी बुद्ध प्रकाश की थी, याद रख लेना दोस्तों। दरबारी था राधाकृष्ण, जिसने राग रत्नाकर नाम से ग्रंथ की रचना की थी। राग रत्नाकर के नाम से ग्रंथ की रचना की दोस्तों। गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी इनके ही दरबार में थी, जिसमें 22 कवि विद्वान ज्योतिषी मंडल था दोस्तों। और इन गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के ठहरने की जगहों को क्या कहा जाता था? गुणीजन खाना कहा जाता था दोस्तों। 22 विद्वान रहते थे इनके दरबार में। तमाशा नृत्य की जो शुरुआत होती है वो भी सवाई प्रताप सिंह के समय होती है, और चित्रशैली का स्वर्ण काल भी प्रताप सिंह का काल माना जाता है दोस्तों। ये थे हमारे प्रताप सिंह, इंपॉर्टेंट शासक। प्रताप सिंह के बाद अगले जयपुर के शासक बनते हैं सवाई जगत सिंह द्वितीय, 1803 से लेकर 1818 तक दोस्तों। देखते हैं मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां से मिलेगी दोस्तों। देखिए मित्रों, जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है इनको। इनकी पासवान थी रसकपुर। कौन थी? रस कपूर दोस्तों। कृष्णा कुमारी विवाद होता है। कृष्णा कुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा थी, उसके विवाह को लेकर मारवाड़ के जगत सिंह, सॉरी मेवाड़ नहीं, सॉरी ये आपके जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के मानसिंह के मध्य विवाद है। क्योंकि मानसिंह के बड़े भाई की सगाई थी, लेकिन वो शादी से पहले मर जाते, तो मान सिंह सगाई करना चाहते थे, जबकि जगत सिंह यहां पे क्या कर ली? सगाई कर ली। और जबकि ये जो कृष्णा कुमारी है, ये कहां की राजकुमारी थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। समझे आप यहां पे? इसको लेकर मेवाड़ है, उसने अपना कोई पक्ष नहीं खोला, तो मारवाड़ और जयपुर के मध्य युद्ध हो गया, जिसको हम कहते हैं गिंगोली का युद्ध। ये कहां पर है? नागौर में है दोस्तों। 13 मार्च 1807 को ये युद्ध होता है, जिसमें मारवाड़ के मानसिंह को पराजित हो जाते हैं। मारवाड़ के मानसिंह है वो पराजित गिंगोली के युद्ध में हो जाते हैं दोस्तों। समझे आप यहां पे? अब आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के साथ 1818 में इन्होंने क्या कर ली? संधि कर ली दोस्तों। और मंदिर है ब्रज बिहारी मंदिर, जो जयपुर में है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था दोस्तों। समझ गए आप? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। संधि करने के बाद शासन तो ज्यादातर अंग्रेज ही देखने लग गए। बदनाम शासक क्यों कहा जाता है? इस पासवान के कारण इनको कहा जाता है दोस्तों। ये रस कपूर नाम की एक वेश्या थी, जिसके संबंधों के कारण इनको क्या कहा जाता है? बदनाम शासक कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद जो अगले शासक 1818 में बनते हैं वो सवाई जयसिंह बनते हैं। सवाई जयसिंह तृतीय, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, और अब आए सवाई जयसिंह तृतीय दोस्तों। 1818 से 1835 नाबालिग शासक था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन स्टेवार्ड ने इनका शासन है वो संभाला था दोस्तों। भटियानी रानी और अंग्रेज रेजिमेंट के मध्य तीव्र विवाद भी इनके समय होते हैं दोस्तों। अगले शासक 1835 में बनकर आते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय दोस्तों। 1835 से 1880 तक ये भी क्या है? नाबालिग आयु में क्या बन गया? शासक बन गया दोस्तों। अब देखिए, प्रारंभ में शासन संचालन जॉन लुडलो ने किया है। प्रारंभ में शासन संचालन किसने किया है? जॉन लुडलो ने किया है दोस्तों। और इन्हीं के समय लुडलो है वो समाज सुधारक थे, तो उन्होंने क्या किया? जयपुर में समाज सुधार का कार्य किया दोस्तों। समाधि प्रथा पर रोक 1848-44 में, कन्यावध में 1844 में, सती प्रथा पर 1845 में, मानव व्यापार पर 1847 पे रोक लगा दी इन पर। लुडलो ने लोक लगाई थी, मेजर लुडलो ने लोक लगाई थी, लेकिन शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय ही थे दोस्तों। समझे आप? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया? सहयोग किया राम सिंह ने। समझे आप? और अंग्रेजों ने खुश होकर कोटपुतले की जागीर दे दी और सितारे हिंद की इनको उपाधि दे दी।
जब 1857 की क्रांति होती है, उसमें ये सहयोग अंग्रेजों का करते हैं, तो कोटपुतली की जागीर, सितारे हिंद की किताब इनको मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1857 के अंदर क्या की, मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से वर्तमान में हम इसको जानते हैं दोस्तों। 1868 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड पंचम के आगमन पर जयपुर है उसको गेरुआ यानी गुलाबी रंग में रंगवाया था राम सिंह ने। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। राम सिंह के द्वारा ही, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया था, प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एडवर्ड पंचम का जो आगमन हुआ था उस समय। 1876 में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। कहां पर? रामनिवास बाग के अंदर है, जयपुर के अंदर। आगमन हुआ था प्रिंस अल्बर्ट का दोस्तों, और वास्तुकार है स्वीटन जेकब। जो अल्बर्ट हॉल है उसका वास्तुकार स्वीटन जेकब है, रामनिवास बाग में बना हुआ है। किसके आगमन पर करवाया था? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, उन्हीं के नाम पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह ने करवाया था दोस्तों। इसके अलावा राम सिंह ने निर्माण करवाए हैं राम सिंह बाग, रामनिवास बाग 1858, राम प्रकाश थिएटर 1878, रामगढ़ बांध और महाराजा कॉलेज का दोस्तों। समझ गए आप? इनके बाद 1880 के अंदर जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई माधो सिंह द्वितीय। एक तो पहले बन गए ना, पहले बन गए, एक तो सवाई जयसिंह के पुत्र थे, जो सवाई जयसिंह द्वितीय के पुत्र थे ना, वो बन गए चंद्र कुंवरी, और सवाई जयसिंह के पुत्र सवाई माधो सिंह प्रथम अब बने सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 तक। नारगढ़ किले में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने ही करवाया था दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु 5 लाख रुपए की इन्होंने सहायता की। मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, उसका मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर है, वहां पर मुबारक महल का इन्होंने निर्माण करवाया, जिसको चंद्रमहल भी हम कहते हैं। राजपूत प्लस मुगल प्लस यूरोपियन शैली में यह बना हुआ है दोस्तों। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत 1904 के अंदर माधो सिंह ने की, और विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र 2 बनाए थे इन्होंने। क्यों बनवाए थे? विश्व में चांदी के पात्र 2 बनवाए थे। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब ब्रिटिश के शासक थे एडवर्ड सप्तम, उनका राज्याभिषेक हो रहा था ना, उस समय इन्होंने चांदी के 2 बड़े कलश बनाए, और उन कलशों के अंदर ये गंगा जल लेकर लंदन गए थे दोस्तों, याद रखना। और वर्तमान में ये कहां पर है? मुबारक महल में है, दोनों के दोनों। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक है, उसके अंदर इन दोनों का नाम है, दोनों के दोनों जो चांदी के बर्तन है इनका दोस्तों। ये थे माधो सिंह। और माधो सिंह के बाद अगले शासक आते हैं जयपुर के, वो आते हैं सवाई मान सिंह द्वितीय दोस्तों, 1922 से 1949 तक। मूल नाम था मोर मुकुट सिंह। इनका मूल नाम क्या था? मोर मुकुट सिंह था दोस्तों। समझे आप? यहां पर पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, और ये पोलो ही इनकी मृत्यु का मुख्य कारण बनेगा। समझे आप? पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ये। इनकी पत्नी थी गायत्री देवी, जो बिहार की क्या थी? राजकुमारी थी, और लोकसभा में जाने वाली राज्य की पहली महिला, राजस्थान की पहली लोकसभा जाने वाली महिला गायत्री देवी। मानसिंह जयपुर के क्या है? अंतिम शासक है, जिनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़ों से गिरकर लंदन के अंदर हुई है। लंदन के अंदर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था, 1949 से लेकर 1956 तक ये राज प्रमुख के पद पर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों जो हमने देखा था ना, प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, वो आधुनिक जयपुर का निर्माता है, वो इन्हीं का प्रधानमंत्री था दोस्तों। गायत्री देवी, जिनका मृत्यु 2009 में हुई थी दोस्तों, राजमाता के नाम से जिनको जाना जाता था दोस्तों। तो ये थे अंतिम शासक सवाई मान सिंह द्वितीय। और इसी के साथ जयपुर का कच्छावा राजवंश आपका पूरा होता है दोस्तों। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी। समझाने की यहां पे कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल जानकारी थी जो मैंने आपको आसानी से दे दी। वो नहीं है कि 6-6 घंटे 10-10 घंटों में हमारी क्लासें होती है, वैसा सिस्टम नहीं है। जो मैटर देना है, पढ़ना आपको है, मैटर हमको देना है, तो जो मैटर हमको देना है वो आपके सामने हमने रख दिया दोस्तों। अब एक बार कमेंट कर दें सभी साथी, क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है मित्रों, तो एक बार 5-5 मित्रों तक शेयर जरूर कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।